अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, खबर है कि वफाक रेंजर्स इख्तियारात से मुतल्लिक सिंध हुकूमत की समरी मुस्तरद करने जा रही है। नाज़रीन, एतराज़ ये है कि रेंजर्स को कराची तक महदूद रखना गैर आइनी है। रेंजर्स इख्तियारात का मामला सियासी ज्यादा है या कानूनी, फिलहाल इस एक सवाल में उलझ चुका है। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स को 26 साल पहले आइन के आर्टिकल 147 के तहत बुलाया कि जिसमें सूबाई हुकूमत को वाज़ेह अल्फाज में इख्तियार दिया गया है कि वफाक की रजामंदी से किसी भी वफाकी इदारे की खिदमत मुअय्यना मुद्दत के लिए मुस्तार ले सकती है। ये इदारा अपने रोजमर्रा फराइज की अदायगी में मुतलका सूबाई हुकूमत को जवाबदेह होगा। सिंध हुकूमत ने अपने इस इख्तियार को 3 अशरों तक इस्तेमाल किया है। बिलाशुबा कबायली इलाकों के बाद सबसे मौसर तरीन ऑपरेशन कराची में हुआ। रेंजर्स ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट 80 से 87% की दी। इसी कारकर्दगी की बिना पर जब रेंजर्स ने सुप्रीम कोर्ट से सूबाई इंतजामिया के मुतवाज़ी इख्तियार मांगे कि जिसमें थाने कायम करने, चलान काटने, तफ्तीश करने और जेर हिरासत रखना शामिल था, तो आला अदालत ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब किया। साबिक वजीर आला कायम अली शाह कई दिन गुमगू की कैफियत में पाए गए। वजीर दाखिला तब भी 360 डिग्री के एंगल पर इख्तलाफ कर रहे थे और हुआ वही कि जो रेंजर्स ने आला अदालत के सामने ख्वाहिश रखी और वजीर दाखिला ने जिससे सिंध हुकूमत को मुतनब्बे किया, सो सिलसिला चल पड़ा। ये भी जहन में रखिए कि पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के जिसके तहत रेंजर्स को 90 दिन रिमांड का इख्तियार हासिल था, 14 जून 2016 में खत्म हो गई। इट लैप्स्ड। तो ये तो है कानून की वो डिफाइंड लाइंस कि जिससे बहुत से लोग जो समझने से कासिर हैं। नाज़रीन, रेंजर्स इख्तियारात का मामला दूसरी जगह जहां उलझा है वो इख्तियार और इख्तियार की हद पार करने का है। अब सूबाई हुकूमत ने रेंजर्स को संगीन नौयत के 4 जराइम, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की रोकथाम के लिए जो इख्तियारात दिए वो सिर्फ कराची तक महदूद हैं। रेंजर्स ने दायरा इख्तियार पूरे सिंध तक फैलाने की ख्वाहिश का इजहार किया और हद का मामला संगीन नौयत के 4 जराइम से काफी आगे जा चुका है। नाज़रीन, पैरामिलिट्री फोर्स के मुताबिक दहशतगर्दों और कलंदन तंजीमों की पनाहगाहें अंदरूनी सिंध में भी हैं। दहशतगर्द पौश इलाकों से भागकर सिंध के कच्चे घोटों में छुप रहे हैं। लाड़काना में जब दहशतगर्दों ने फौज के जवानों पर हमला किया, उनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से था कि जिसके मराकज़ अंदरूनी सिंध में मौजूद हैं। साबिक सूबाई वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल के गांव बाकरानी म्यूनिसिपल के मुलाजिम असद खरल को भी अंदरूनी सिंध से ही गिरफ्तार किया गया कि जिनके बाद एक हजूम ने थाने से उन्हें रिहा करवाया। नाजरीन, पैरामिलिट्री फोर्स का किरदार कराची में एहतसाब के इदारे से कम नहीं है। बहुत से लोगों के करीब अगर जुर्म, लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन की रोकथाम का भारी बोझ रेंजर्स ने अपने कंधों पर रखना है तो सूबे में मुंतखब हुकूमत की जरूरत बाकी नहीं रहती। अगर वफाक समझता है कि कराची तक महदूद रखना सूबे का इख्तियार नहीं, तो सूबे से समरी लेने का ड्रामा क्या सिर्फ मीडिया के लिए है? और अगर वफाक की मंशा पर रेंजर्स को इख्तियार हासिल हो सकता है तो 12 दिन तक सूबाई हुकूमत की समरी का इंतजार क्यों किया जा रहा है? क्या आने वाले घंटों में फेडरल पावर को इस्तेमाल करके कोई पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का सिनारियो तो नहीं बिल्ड हो जाएगा वफाक और सूबे के दरमियान? इसी हवाले से बात करेंगे। हम मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, माहिर कानून हैं, और हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान अकरम राजा साहब आप ही से आगाज करूंगी बिकॉज बहुत सी कानूनी पेचीदगियां हैं। कोई 147 का हवाला दे रहा है, कोई 148 का जिक्र करता है और कोई तो 149 शिक 4 का भी जिक्र कर रहा है। गो के आई अंडरस्टैंड कि क्रिमिनल लॉ की कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है, बट जरा इसके ऊपर प्लीज जरा सी रोशनी डालिए, किसका इख्तियार कहां जाके खत्म होता है? देखिए, ये आईनी और कानूनी तौर पे यकीनन पेचीदा मामला है, लेकिन मेरी नजर में 2 मुख्तलिफ इख्तियार के यहाँ मंबे हैं। एक आइन का आर्टिकल 147 है, उसके साथ 48 और 49 को भी पढ़ लीजिए। दूसरा मामला है जो एंटी टेररिज्म एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत बराह रास्त वफाक को ताकत हासिल है। अब ये जो दोनों कवानीन हैं, इनमें सूबे का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर वफाक जो है बजाते खुद अगर ये समझे कि रेंजर्स को किसी सूबे में या किसी इलाके में भेजना जरूरी है तो ये कर सकता है। ये दोनों कवानीन वफाकी कवानीन हैं, इनके तहत जो ताकत है वो वफाकी ताकत है। रेंजर्स एक वफाकी इदारा हैं, लिहाजा वफाक अगर चाहे तो सूबे से पूछे बगैर
रेंजर्स को कहीं भी तैनात कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर लियाकत साहब, अब बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा एक तो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी वफाक के पास ये बहरहाल ये ऑप्शन है। दूसरा, जिस तरह मैं कह रही थी सर, 148 की शिक 3 भी ये कहती है कि अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस से महफूज करना हो तो ये वफाक की जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है कि वो सूबे को बचाए और अहकामात जारी करे। उसके साथ साथ 149 की शिक 4 भी ये कहती है डॉक्टर साहब के अगर कोई ग्रेव मेनेस है एक सूबे की अमन और अमान को के हवाले से, ट्रैंक्विलिटी और इकोनॉमिक लाइफ के हवाले से, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन विल आल्सो एक्सटेंड टू गिविंग डायरेक्शंस टू अ प्रोविंस। ओके, क्वेश्चन क्या है डॉक्टर साहब, आपसे तो सियासी सवाल ही करूंगी। सो मेरे सवाल ये है सर कि अगर फेडरल गवर्नमेंट अपनी फेडरल पावर्स का इस्तेमाल करती है तो जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन हो सकती है मुबैना तौर पे वफाक और सूबे के दरमियान, उसकी जिम्मेदारी किसके सर होगी? वफाक के सर होगी। देखिए, इसको बहुत बड़ा डेलिकेट मामला है और इसको बहुत फ्रेजाइल अंदाज में हमें देखना होगा। चूँकि कानूनी नुकात बाबर भाई ने बता दिए और ज़ाहिर है कि मैं कोई कानून का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो मैंने सुना मुझे ये लगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी टकराव हो रहा है, दो कवानीन के अंदर ही टकराव हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तो बात ही नहीं हो रही। तो फिर इसका मतलब ये है कि सूबों को इख्तियारात मुंतकिल ही नहीं किए गए हैं, अगर एक ऐसी क्लॉज भी मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल में ये गुफ्तो शनी से मामला तो हल हो सकता है कि बातचीत की जाए, और गालिबन इसीलिए बार बार समरी मांगी जा रही है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। वरना वाज़ेह है जो बाबर भाई ने फरमाया कि फिर तो वफाक को ज़रूरत नहीं है। सलमान अकरम राजा ने, मगर सर कानूनी छोड़ दें, उनने कानून पे रोशनी डाल दी। मैं सियासत पे आना चाह रही हूँ सर, ये मामला कानूनी से ज़्यादा सियासी मामला है। देखिए, सियासी मामला तो है। अब इससे बड़ा क्या होगा कि आज मुहाजिर कल्चरल डे था जामिया कराची में, और हम वहाँ पर गए और मोटरसाइकिलों पे लगे हुए थे। जी हाँ, हम वहाँ पर गए और उसके बाद रेंजर्स ने छापा मारा और सुबहान को पकड़ लिया। तो अब आप देखिए ना, ये यानी जामिया कराची में एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहा है। पहले आप कहते हैं कि शहर में गोलियां चलती हैं, इस शहर में लोग कायल करना भूल गए। कैश 22 पोजीशन है, आप एक जगह हमायत करें तो तब भी मरते हैं, हमायत ना करें तो तब भी मसला है। नहीं, मैं बताता हूं ना, एमक्यूएम का ये कहना कि नहीं कोई ऐसा मसला नहीं। मैं आपको इसलिए खुल के बता रहा हूँ। मुझे ज़रा थोड़ा सा इसको बयान करने दीजिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची में दलील से बात नहीं होती, कराची में गोली चलती है, कराची वाले गलत हैं, कराची वाले दहशतगर्द हैं, कराची वाले मुल्क दुश्मन हैं, कराची वाले रॉक एजेंट हैं, सब कुछ कराची वालों को कहा जाता है। लेकिन एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा जाता कि कराची में जिस जमात के लिए आप ये अल्फाज अदा करते हैं वही जमात हैदराबाद में भी मौजूद है। यानी हैदराबाद में कराची से ज़्यादा अक्सरियत रखती है, तो कराची में हैदराबाद में गोली क्यों नहीं चलती, हैदराबाद में टारगेट किलिंग क्यों नहीं होती? अगर एमक्यूएम का ये मिजाज है तो मालूम ये हुआ कि कराची एक एथनिसिटी की बुनियाद पर मुख्तलिफ कौमियतों का शहर है, जहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जहाँ किराए के कातिल भी हैं, जहाँ लियारी गैंग वॉर भी है, जहाँ पर इतने ज़्यादा ग्रुप्स हैं, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी और बदमाश। यहाँ कलदम तंजीमें मौजूद हैं। आप ज़रा जाके तो देखिए मंगो पीर के इलाके में कितने कलदम तंजीमों के दफातर मौजूद हैं। तो आप उन सब के काम भी एमक्यूएम पे डाल देते हैं। अब एक अच्छा सर, मुझे आपसे ज़रा सी क्लैरिटी चाहिए। एक बात डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एमक्यूएम जब कहती है कि कराची स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं है, ये पूरे सिंध का ऑपरेशन है, तो मुझे बताइएगा कि फिर वफाक अगर एक्शन लेती है और पूरे सिंध तक इख्तियारात देती है रेंजर्स को, तो आप उसके हामी होंगे या नहीं? नहीं, मैं तो हामी क्या होऊंगा, मैं तो हार पहना दूंगा जाके चौधरी साहब को, दे दिए उन्होंने इख्तियार। मैं तो पहले कह रहा हूँ आपसे, मैं इसी तरफ तो आ रहा था। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि अगर आज हमने मुहाजिर कल्चरल डे मनाया और हमने वहाँ पर मुशायरा किया या वहाँ अच्छी बात है, अभी आप पहले सवाल के अंदर कह रहे थे कि किधर गई सूबाई ऑटोनॉमी और ये वफाक कन्फ्रंटेशन का जिम्मेदार होगा, और अब आप कह रहे हैं मैं हार पहना दूंगा जाके। नहीं, मैंने तो भी देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रही ना। आप मेरी बात अगर समझने की महर कोशिश करेंगी तो मैं आपको बयान कर सकूंगा। कोशिश चले, आई ट्राई, बिकॉज़ एक तरफ मैं एक इंटेलेक्चुअल देख रही हूँ और एक तरफ मैं देख रही हूँ एक एमक्यूएम का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में आपने खुद ही जवाब सोचा हुआ है, इसलिए आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसलिए मैं आपको बार बार दो चीज़ों में लेके जा रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब एक मुशायरा हो रहा है, जब एक अदबी महफिल हो रही है जहाँ पर नॉन पॉलिटिकल सरगर्मी हो रही है, तो वहाँ रेंजर्स ने छापा क्यों मारा? इसका मतलब ये है
है कि कराची में रेंजर्स 22 हो गई है, और सिंध में जो हम इख्तियारात देने की बात कर रहे हैं और हम उसका मुतालबा जो बार बार कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिंध के अंदर अभी हालिया दिनों में लाड़काना में 2 रेंजर्स चौकी पर हमला हुआ है, और ये लाड़काना वो शहर है जहाँ से 3 बार कोई वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ है। उसके अलावा कलअदम तंजीमों के दफातर अंदरूनी सिंध मौजूद हैं, यहाँ से लोग छुप के वहाँ छुप रहे हैं जाकर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप संजीदा हैं दहशत गर्दी के खात्मे के लिए, तो फिर आप पूरे सिंध में इख्तियार दें। आपने कराची में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इख्तियार तो दिया था, लेकिन उसमें तवाज़ुन नहीं रख सकी रेंजर्स, और वो MQM की तरफ मुड़ गया। मैं ये कह रहा हूं आपसे। ओके सर, मेरा वक्त कम है। एक बात सर, आप कहते हैं कराची में बायस है, फिर साथ कहते हैं पूरे सिंध तक फैल जाओ कि पूरे सिंध के अंदर बायस फैल जाए, यानी कि अगर आपकी गर्दन के ऊपर तलवार है तो दूसरों की गर्दनों पे भी हो। दूसरा सर, आप कहते हैं कि हार पे ना हो। अच्छा, ये आपका अपनी इंटरप्रिटेशन है, ये आपकी अपनी सोच है, आप अपने अल्फाज मुझे नहीं दें। मैं आपसे मैंने ये कहा ही नहीं कि सिंध में बायस हो जाए। महर प्लीज, मैंने ये नहीं कहा कि सिंध में बायस हो जाए, मैंने कहा कराची में बायस हैं, और मैंने ये नहीं कहा कि सिंध में बायस कैसे नहीं होंगे। कराची में इसलिए मैं बता रहा हूं ना, तो कराची में क्यों बायस है सुने ना, आप एक माइंडसेट बना के बैठेंगे तो मैं क्या बात करूंगा। मुझे पता है कि कराची में क्यों बायस है, आपने बता दिया, तो आप नहीं सुन रही ना। देखिए कराची में इसलिए बायस है कि वो MQM के दफ्तरों के गिर चक्कर लगाते रहते हैं ना, वहीं पर समझ गई। समझ गई। मैं कह रही हूं क्या गारंटी है कि अंदरूनी सिंध में बायस नहीं होंगे। मुझे छोड़ दीजिए गारंटी क्यों। कितनी बार मंगो पीर में गए, कितनी बार लियारी में गए, कितनी बार और इलाकों में गए कि जहां पर दहशतगर्द ग्रुप्स मौजूद हैं। ये कराची के इलाके अजीजाबाद में घूमते रहते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अंदरूनी सिंध अभी तो सिंध में गए नहीं ना, अंदरूनी सिंध आप उन्हें जाने तो दें, उनको ऑपरेशन करने दें। अगर वहां कलअदम तंजीमों के लोग हैं जो रेंजर्स को मार रहे हैं, जो फौज को मार, देखिए दहशतगर्दों का कोई हामी नहीं है, दहशतगर्द इस मुल्क के दुश्मन है, और हम उनका साथ नहीं दे सकते, वो किसी भी जमात से हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत मौजूद थे। कह रहे कराची में रेंजर्स बायस्ड हैं। अब बायस्ड हैं, नहीं बायस्ड, कानूनी है, गैर कानूनी है उनका रहना, इख्तियार किसका नहीं है, ये वो मुअम्मा बन चुका है कि जो सरियन सिरे से ही सियासी नौयत का ऑपरेशन बन रहा है। ये आगे जाने के लिए ये कहना गलत ना होगा कि अगर फेडरल पावर को इस्तेमाल किया जाए तो वफाक और सूबे के दरमियान पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का आगाज हो जाएगा। ये भी कहना गलत ना होगा कि इतने अहम और नाजुक मरहले पे शदीद ज़रूरत है कि प्राइम मिनिस्टर एपेक्स कमेटी के हवाले से अहकाम जारी करें। कराची के अंदर, सिंध के अंदर एपेक्स कमेटी बैठे, बड़ों की बैठक हो, और बैठ के बड़े हसास मामले को केयरफुली देखा जाए कि आगे किस तरह बढ़ना है। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। नाज़रीन, कल ऐवान ज़ीनी के इजलास का पहला दिन कश्मीरी अवाम के नाम रहा, एक ऐसे मौके पर कि जब इस्लामाबाद में खित्ते के 8 मुमालिक साक कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। पार्लियामान में कश्मीर पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी मौजूए बहस रही। हुकूमती और अपोजिशन अरकान कश्मीर पर वाज़ेह लाहे अमल और भारतीय मुजालिम को दुनिया भर में उजागर करने का मुतालबा करते रहे। आरिफ अलवी का मौक़िफ़ था कि निहत्ते कश्मीरियों पर छरों से फायरिंग को यूं पेश करना चाहिए कि जैसे दुनिया क्लस्टर बमों पर चीख उठती है। नईमा किश्वर पार्लियामानी कमेटी को मौसर बनाने और शीरी मजारी साहिबा एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करने को के हवाले से मुतालबा करती दिखाई दी। इसी हवाले से नाजरीन, हमने देखा कि पार्लियामान में कश्मीरियों के हक और भारतीय मुजालिम के खिलाफ करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई, और ऐवान से चंद फुट के फासले पर मुशीर खारजा सरताज अजीज अहम ममालिक में पाकिस्तान के सफीरों को इकट्ठा किए हुए कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कश्मीरी सुपर ब्रीफ भी कर रहे थे और उनसे अहम नुकात भी दे रहे थे। मगर उधर मकबूजा कश्मीर में मजीद 49 कश्मीरी भारतीय बंदूक से छलनी हो गए। साक कॉन्फ्रेंस के इस अहम तरीन मौके पर भारतीय मुजालिम को इलाकाई ममालिक के सामने अया करने का सुनहरी मौका है। शुनीद यही है कि वजीर आजम के कॉन्फ्रेंस खत्ताब का लबे लबाब भी भारत की बरबरियत होगा, मगर इस अहम तरीन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना हकीकी कामयाबी होगा कि भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह जो कि पाकिस्तान पहुंचेंगे, उनके बारे में और उनके हवाले से जहर अफशानी सभी पर आया है जो वो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं और सोचते हैं, और इससे पहले कश्मीर में बहते जिम्मेदार भी वो पाकिस्तान को करार दे चुके हैं। उनका ये भयानक मौक़िफ़ भी रिकॉर्ड पर है कि नाम तो पाकिस्तान है मगर अज़ाइम नापाक हैं। मजहब के नाम पर बनने वाले मुल्क में मजहब के नाम पर ही खून बहाया जाता है, ये कहते हैं भारतीय वजीर दाखिला, और इसी लबो लहजे के साथ साक कॉन्फ्रेंस में शामिल भी होंगे। नाज़रीन, ये दिसंबर 2015 के मोदी विजिट के बाद भारत के किसी भी आला सतही नुमाइंदे की पाकिस्तान आमद है। अब सात मुमालिक के इस अहम इजलास में काबिल जिक्र इक़दाम भारतीय
भारतीय मुजालिम का पर्दा चाक करना होगा। ये बावर कराना होगा कि भारत बजाते खुद अक़वाम मुत्तहिदा की कानून की शिक 6 का सहारा लेकर मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया था, मगर ये इसी सूरत मुमकिन होगा कि जब हकीकी वज़ीर ख़ारजा की तैनाती यकीनी हो जाए। नाज़रीन, यकीन मानिए 3 बरस से वज़ीर ख़ारजा के बगैर चलने वाले इस मुल्क में हमारी इत्तलात के मुताबिक फौज ने हुकूमत से बाकायदा वज़ीर ख़ारजा तैनात करने का मुतालबा एक दफ़ा नहीं कई बार किया है। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ विप तहरीक इंसाफ की नेशनल असेंबली में और तर्जुमान तहरीक इंसाफ शीरी मज़ारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस शीरी साहिबा। बताइएगा कि कल बहुत वावेला हुआ, शोर शराबा मचा, लैक ऑफ फॉरेन पॉलिसी का विजन और द फैक्ट के फॉरेन पॉलिसी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होती, उधर जो है मुरतब नहीं होती। सो दैट बीइंग सेड, अब आप देख रही हैं कि बहुत एक अहम प्लेटफॉर्म जो है वो इकट्ठा होगा पाकिस्तान में। साक मिनिस्ट्रियल लेवल समिट होने जा रही है, होम मिनिस्टर सारे आ रहे हैं पूरे खित्ते के, इंक्लूडिंग इंडियन होम मिनिस्टर, हु इज क्वाइट अ हॉक टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो मुझे बताइए कि अभी आपके अर्जेंट कंसर्न्स क्या हैं एंड व्हाट वुड यू लाइक कि उधर रेज हो। देखिए, एक मैं बात करती जाऊं कि सारी जिधर जिधर जमहूरियत है, पार्लिमानी जमहूरियत, वहाँ एक ट्रेडिशन है कि हुकूमत फॉरेन पॉलिसी का अप्रूवल लेती है पार्लियामान से, और जो इंटरनेशनल मुआहदे वो दस्तखत करती है हुकूमत, वो रेटिफाई होते हैं पार्लियामेंट से। हमारे यहाँ ये नहीं है। मैंने जब हम आए थे 2013 में असेंबली में, मैंने बिल दिया था कि जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं वो पार्लियामेंट के पास सामने आने चाहिए रेटिफिकेशन के लिए। वो बिल इंट्रोड्यूस हो गया, एक्सेप्ट हो गया असेंबली में, कमेटी में गायब हो गया। मैंने नहीं, मैं फॉरेन रिलेशंस कमेटी में हूँ, अभी तक 3 साल हो गए ट्रेस कर रही हूँ उस बिल को। तो पार्लियामेंट को बिल्कुल आपने अलहदा कर दिया है, कोई डिसीजन। अच्छा, इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात इसी के हवाले से कि आपकी अहम तरीन दुनिया के जो ममालिक हैं उधर तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों की 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो अपने इनपुट देंगे और ये बताए जाएंगे, सिफारिशात देंगे कि किस तरह फॉरेन पॉलिसी को हम लोगों ने और स्ट्रक्चर करना है, किस तरह एडवोकेसी को आगे बढ़ाना है। उसी की बुनियाद पे वज़ीर आज़म जो है साक समिट का इनॉग्रेशन करेंगे उस बुनियाद के ऊपर। सो यू वुड आइडियली वांट कि ये चीज़ें जो हैं ये पार्लियामेंट से ली जा रही है, पार्लियामेंट से ली जाएं। और देखें, दुनिया में अब दिस इज़ द एज ऑफ स्पेशलिस्ट। ये फॉरेन ऑफिस में उन्हें 9 सफ़ीरों को बुला के बिठा दिया है, बाबू टॉकिंग टू बाबू। हाँ, बेसिकली फ्रेश इनपुट्स लें, एक्सपर्टीज़ है लोगों के पास डिफरेंट ममालिक की, डिफरेंट इश्यूज़ की, जैसे न्यूक्लियर इशू हो या कोई अफगान एक्सपर्ट है। आउटसाइड एक्सपर्ट्स की जब तक आप इनपुट नहीं लेंगे तो वही रीगर्जिटेट आप करते जाएंगे। और कल यही हुआ, इवेंचुअली सरताज अजीज़ ने जो क्लोज किया डिबेट कश्मीर पे, उस पर वही स्टैंडर्ड लाइन दी और बड़ी मुश्किल से 1-2 पॉइंट्स हमने डलवाए रेजोल्यूशन में, नहीं तो वही एक रेजोल्यूशन आती, वी विल गिव पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं आगे आती। भारतीय मीडिया बता रहा है कि राजनाथ सिंह जब आएंगे तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू जो है वो वसिफरसली उठाएंगे। अब कश्मीर के इशू पे भी बात की जाएगी और वानी को जो शोदा का लकब दिया गया है पाकिस्तानी लीडरशिप की जानिब से, उसकी मजम्मत की जाएगी। सो बड़ा अहम मौका है कि हम मोबिलाइज करें इस खित्ते के मिनिस्टर्स को कि एक अहम पैगाम दिया जाए न्यू दिल्ली को भी। इस हवाले से डू यू थिंक दैट वी आर रेडी? जी, आई थिंक हम अगर देना चाहें तो हमारे पास सारा मुआद है, हमारे पास सारी आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, केस भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हिंदुस्तान का ये जो मौक़िफ़ है बिल्कुल इलीगल है कि कश्मीर इंटरनल इशू है। हिंदुस्तान कश्मीर को यूएन में लेके गया अंडर चैप्टर 6 ऑफ द यूएन चार्टर। इसका जो है इट्स कॉल्ड पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो उसी वक्त हिंदुस्तान ने तस्लीम किया कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है पाकिस्तान, 2 यूएन के मेंबर्स के दरमियान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। तो अव्वल तो वो जिसमें पाकिस्तान का एग्रेसर होना कहीं जिसका जिक्र नहीं है, अगर वो 7 है, बिल्कुल 7 पे लेके जाते। और ये मुझे हैरानगी है कि हमारी फॉरेन ऑफिस ये पॉइंट कभी नहीं एक्सप्लेन करता। कल मैंने ये, आपको लगता है ये उठाना चाहिए नवाज शरीफ साहब को इनॉग्रेट करते हुए? और दूसरी बात ये कि कश्मीर का इशू जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे है तो ये हम पार्टी है उस डिस्प्यूट के, हमारा हक बनता है कि हम अपनी ओपिनियन दें, हम डिमांड्स लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आप जाके फैक्ट फाइंडिंग मिशंस भेजे यूएन अपनी। आप ये पेलेट गन्स जो इस्तेमाल हो रही हैं ये दे आर अगेंस्ट द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इस पे आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? हम शोर ही नहीं कहीं मचा रहे।
नाजरीन आपको बताएं कि मौजूदा हुकूमत के जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में ऐवान ज़ीनी अपने 3 साल मुकम्मल कर चुका है। 1 जून 2013 से 30 मई 2016 तक 32 इजलासों की 299 बैठकें हो चुकी हैं। नाजरीन इन नशिस्तों की कारकर्दगी जबरदस्त और अरकान कौमी असेंबली की हाजिरी महा जबरदस्त है। स्पीकर कौमी असेंबली की हाजिरी 299 नशिस्तों में 245, डिप्टी स्पीकर की 237 और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सिर्फ 39 बार आए। नाजरीन इनमें वो हाजिरियां भी हमने शामिल की हैं कि जब वजीर आजम पाकिस्तान चंद सेकंड या चंद लम्हे रुके। पहले पार्लिमानी साल में नाजरीन हाजिरियां 9, जबकि दूसरे पार्लिमानी साल में कि जिसमें अपोजिशन की तीसरी बड़ी जमात ने हुकूमत वक्त के खिलाफ 126 दिन का धरना दिया, हाजिरियां 3 गुना ज्यादा हैं। तीसरा पार्लिमानी साल एक बार फिर वजीर आजम के 9 से ज्यादा दर्शन नहीं कर सका। आटे में नमक के बराबर तादाद उन अरकान की है कि जिनकी हाजिरियां 80% हैं, जिसके अंदर शीरी मजारी साहिबा मौजूद हैं, 211 मरतबा नजर आई। महमूद खान अचकजई 228 बार और अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ के जो 207 हाजिरियां लेके तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन 339 के ऐवान में सिर्फ 2 मेंबरान JUI फे से आलिया कामरान और खैबर पख्तूनख्वा अवामी मिल्ली पार्टी की नसीमा हफीज की कि जिनकी हाजिरियां टोटल 100 आउट ऑफ 100 हैं। अक्सरियत अरकान की मौजूदगी का तनासुब 50% से भी कम है। इमरान खान की हाजिरी सिर्फ 5% है। मौलाना फजल रहमान 67 मरतबा, फहमीदा मिर्जा 55, हमजा शहबाज शरीफ 22 मरतबा ऐवान में आए। नाजरीन अपर हाउस में वजीर खजाना इसाक डार की 20%, वजीर इत्तलात परवेज रशीद की 25%, जबकि सईद गनी की हाजिरी 73% है। अब जहन में रखिए, मोदी काबीना से पाकिस्तान की शाही काबीना का मुआजना करते हैं तो ख्वाजा आसिफ के अल्फाज दिमाग में गूंजने लग जाते हैं, मगर यहाँ तो शर्म, हया और ग्रेस गैर जरूरी चीज का नाम है। सो मोदी की 19 वजीरों की काबीना में से जहन में रखिए 11 की हाजिरियां 90%, 90% है। बीजेपी ने 10 इलेक्टेड मेंबरान को इसलिए फायर कर दिया कि उनकी हाजिरियां 70% से कम थी, जबकि रियासत पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ खुद की हाजिरी 10% के साथ कितने 3 सालों के अंदर उंगलियों पे गिना जा सकता है कितनी दफा उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया है। आपको बताए चलें कि 2015 में सिर्फ और सिर्फ 5 दफा पाकिस्तान की काबीना मिली। गुज़िश्ता कारकर्दगी का जायजा लेना, आगे के अहदाफ का तयन करना, गलतियों का जायजा लिया जाना और उसके ऊपर गौर करना, ये सब वो काम है कि जो तभी मुमकिन है जब काबीना बैठेगी। लेकिन पाकिस्तान की काबीना 2015 में फकत 5 दफा मिली। सबसे पहले 3 फरवरी को नैप पे गौर किया गया, नेशनल एक्शन प्लान पे। उसके बाद 26 मई को काबीना का इजलास फिर बुलाया गया, बजट की तजावीज पे बहस की गई। उसके बाद 5 जून को बजट को मंजूर कराया गया। उसके बाद 14 जून को पाकिस्तान चीन राहदारी पे बात हुई और 15 सितंबर किसान पैकेज की मंजूरी का ऐलान हुआ। यानी कि गिन के 5 दफा 2015 में पाकिस्तान की काबीना मिली और लगता है कि पाकिस्तान की काबीना अपना ही रिकॉर्ड 2016 में तोड़ने जा रही है। अभी तक 3 दफा काबीना मिल चुकी है, 4 महीने फकत रह चुके। साल के अंदर लगता है अपना रिकॉर्ड फिर तोड़ेंगे। नाज़रीन पाकिस्तान के वजीर आजम का क्या विजन था जब उन्होंने ओथ लिया 10 जून 2013 को, उनका कैबिनेट, उसकी कारकर्दगी, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन के हवाले से क्या विजन था, आपको याद दिलाएंगे 10 जून 2013 को उन्होंने क्या कहा। लेकिन उससे पहले एक अशरे से लाहक तवानाई का बहरान हो हमें या ऑन गोइंग एक्सटर्नल इशूज हों, या उसके साथ साथ हम देखें कि मजीद जो प्रॉब्लम और जो रियासत पाकिस्तान के दीगर अंदरूनी मसाइल के ऊपर जो हमें प्रॉब्लम्स हों, कब और कितनी बार वज़रा से ब्रीफिंग ली गई हो। दोनों ऐवानों में या तो कोरम पूरा होने की वजह से एजेंडा अधूरा रह जाता है या फिर इतनी जल्दी में कानून पास किए जाते हैं कि असेंबली में बैठे अरकान भी समझ नहीं सकते कि कानून था किस चीज़ से मुतल्लिक। नाज़रीन 2015-16 के बजट पर दोनों ऐवानों में सिर्फ 15 सिटिंग्स हुई हैं, जबकि इन स्टार्क कंपैरिजन भारत में इसी साल के बजट पर 87 वर्किंग डेज में बहस हुई। 20 करोड़ अवाम तपती धूप में घंटों इंतजार के बाद नाजरीन जिन मुंतखब नुमाइंदों को वोट डालती है, अपनी जमा पूंजी से महल नुमा ठंडे ऐवान मुहैया करती है जिनकी तामीरी लागत अरबों में होती है, वो गरीब अवाम इतनी तो मुस्तहक है कि उनकी कमाई और अंगूठे की स्याही का हक अदा किया जा सके। क्योंकि 40 रुकनी काबीना है, 21 वफाकी वज़रा हैं, 11 वज़रे मुमलिकत हैं, 2 वफाकी मुशीर हैं, 6 मुआवने खसूसी हैं और मैं अपना नाम बदल सकती हूँ अगर इनमें से 50 से ज़ायद 50% से ज़ायद लोगों को आप जानते हैं, उनकी खबरें नहीं हम सुनते। सो इसलिए जो द फेस ऑफ द कैबिनेट हैं, जो कैबिनेट की शक्ल तस्वुर किए जाते हैं, उनकी अटेंडेंस भी आपके सामने रख देते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब 61 दफा प्रेजेंट रहे, 390 दफा एब्सेंट रहे असेंबली से। ख्वाजा आसिफ एक और बड़ा नाम,
160 दफा हाजिर हुए और 169 टाइम्स एब्सेंट रहे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब प्रेजेंट 154 टाइम्स, एब्सेंट 235 टाइम्स। चौधरी निसार साहब प्रेजेंट 148 टाइम, एब्सेंट 181 टाइम्स। शाहिद खाकान अब्बासी साहब 173 डेज एब्सेंट रहे, नजर नहीं आए। उसके साथ एहसन इकबाल साहब 127 दिन हाजिर हुए, 202 दिन एब्सेंट रहे। ये वो बड़े बड़े फेसेस हैं, शख्सियात हैं जिनको फेस ऑफ द कैबिनेट कहा जा सकता है। बहुत से ऐसे वुज़रा भी हैं, बहुत से ऐसे स्टेट मिनिस्टर्स भी हैं जिनका नाम तक आप नहीं जानते होंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, आज की एक और बड़ी खबर, पार्लिमानी इजलास में आज नैब कानून में तरमीम लाने पर तमाम सियासी जमातें यक ज़बान नजर आई हैं। ऐवान ज़ीरी ने नैब कानून का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने पर भी इत्तफाक कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM समेत दीगर जमातों ने पार्लिमानी कमेटी के क़याम की खुलकर हमायत की है। पार्लिमानी कमेटी के एहतसाबी कानून का जायजा लेने के बाद ही नैब कानून में तरमीम यकीनी बनाई जा सकेंगी। उन शाही अहकामात की जो आपको याद होंगे वज़ीर आज़म ने दिए थे जब मुतनब्बे किया था नैब को कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर उनकी पगड़ियाँ ना उछाली जाएँ। नाजरीन, उन शाही अहकामात के बाद क्या हुकूमत किसी आज़ाद एहतसाब कमीशन के क़याम पर कभी रजामंद हो पाएगी? वो पीपल्स पार्टी के जो सिंध में नैब के किरदार पर तिलमिला उठती है, क्या वो ऐसे खुद मुख्तार इदारे के क़याम पर राजी हो सकेगी कि जो अक्रॉस द बोर्ड सबका कट्टा छट्टा खोलकर एहतसाब करे? और सवाल तो ये भी कि नैब कानून में तरमीम से शफाफ एहतसाब मुमकिन हो पाएगा या फिर तरमीमी एजेंडा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया जा रहा है एक बार फिर, और ये फ़कत नारे ही हैं कि जो हम मिसाक़ जमहूरियत के दिनों से सुन रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहती हूँ कि नैब के लॉ का रिव्यू करना एक तो मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा था दोनों जमातों के दरमियान। पिछले दौरे हुकूमत में काम हुआ, एक्सटेंसिवली हुआ, मगर रुक गया। अब एक दफ़ा फिर वही गूंज शुरू हुई है। पहले बताएं, आपके दौरे हुकूमत में बड़े हर्डल्स क्या थे? उस वक्त मुस्लिम लीग ने खुद हमारा साथ नहीं दिया। हम अक्सरियत नहीं रखते थे और मुस्लिम लीग के बगैर वो बिल थ्रू नहीं हो सकता था, तो बहुत सारी जमातों ने बशमूल मुस्लिम लीग के हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए कि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब हमें ग्रिल कर रहे थे, मीडिया तो खैर था ही, और मियाँ साहब भी चाहते थे कि शायद शहबाज शरीफ साहब भी हमारी ग्रेडिंग करते थे। 176 मेगा करप्शन केसेस जो सुप्रीम कोर्ट जिसने सुओ मोटो लिया हुआ है, ना उस पर पेशरफ्त हो रही है, ना एज वी स्पीक नैब के जो बड़े केसेस हैं अभी शरीफ खानदान के खिलाफ वो भी स्टे ऑर्डर्स पे चल रहे हैं। और पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी कि किसी तरह फेडरल डिपार्टमेंट्स तक महदूद रखा जाए नैब को, ना कि प्रोविंशियल, क्योंकि आप लोगों ने वो भुगता है और शायद सही भी भुगता है सूबे के अंदर। मगर मुझे बताएं, ये सारा कुछ सियासत की नजर हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे सर। आप अब कैसे इकट्ठे होंगे? नहीं, मैं पहली बात तो ये है कि नैब अगर फेडरल गवर्नमेंट के या पंजाब हुकूमत के किसी सरकारी एहलकार को समन कर लेता है, उससे कोई कागज़ मांग लेता है तो गुनाह हो जाता है। और आप भी कहते हैं गवर्नमेंट भी चीख पड़ती है, पूरी सारी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट बशमूल वज़ीर आज़म साहब की अपनी ज़ात के, और थ्रेट कर देते हैं उस इदारे को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की और सपोर्ट की बात कर रहे हैं। वही काम नैब बार बार टाइम एंड अगेन सिंध में करता है और वहाँ जाके यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी तक को पकड़ता है। हम कहते हैं ये नैब के प्रीव्यू में नहीं है, सारे कहते हैं देखो जी ये क्या बात हुई, नैब जिसका जाके एहतसाब करना चाहे करने दे, नैब के रास्ते में रुकावट ना बने। हम कहते हैं जी रेंजर्स का काम ये नहीं है, रेंजर्स को जो मैंडेट है वो करे। सारा मीडिया कहता है, सारी गवर्नमेंट कहती है कि जी ये पीपल्स पार्टी वाले अजीब मंतक देते हैं। यानी वजीर आजम साहब नैब को थ्रेट कर दे, शटअप कर दें क्योंकि आपने मेरे किसी सेक्रेटरी से पूछ लिया है, तो ये गुनाह है हमारे लिए, ये सारा सवाब है। ये मुझे समझ नहीं आती ये क्या है। नैब को फेडरल डोमेन तक रहना चाहिए, इसका अपना जो डोमेन है, क्योंकि अब 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियार डिवॉल्व हो चुका है। सूबों ने अपने एहतसाब कमीशन बना लिए हैं और अगर नहीं है तो वो बना रहे हैं, उनको बनाना चाहिए। सो प्रोविंशियल डोमेन में जाके मदाखलत नहीं करनी चाहिए। जहां पे फेडरल इदारे आप जरूर कीजिए, और जो आपको काम असाइन हो जाता है, फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट किसी केस में आपको असाइनमेंट दे देती है तो वो जाके करना और बात होती है। बट ये जो काम है जो आपने कहा ना 176 केसेस का, 150 केसेस वो थे जो शरीफ खानदान के खिलाफ भी है, जरदारी साहब के खिलाफ भी है, टॉप बिजनेसमैन, टॉप बिजनेस टाइकून्स, उसमें एक गुनाह हुआ ब्यूरोक्रेट्स हर एक के खिलाफ है। एक नैब से गुनाह हुआ था। क्या? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे उन्होंने 150 केसेस की सिर्फ लिस्ट पेश की थी
सुप्रीम कोर्ट में। याद सादिक साहब भी सादिक साहब भी, चीफ मिनिस्टर साहब भी, वज़ीर भी सारे बरस पड़े कि ये पगड़ियां उछालते हैं। नजर हो रहा है इस मुल्क में सर, व्हाट इज डिफरेंट आज ट्रेजरी बेंचेस ऑपोजिशन ने इत्तेफाक किया है कि हम इसलिए हुआ है कि आपको याद होगा पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने पनामा पेपर्स के प्रेशर में उस प्रेशर को रिलीज करते हुए एक बात कही कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी लिखा था तो मैं एक कमीशन बनाना चाहता हूँ। हमने कहा, बिलावल साहब ने उसके बाद मीरपुर के जलसे में बाकायदा जलसा आम में कहा कि मियाँ साहब हमारे दौर में तो आपने ये नहीं किया, हम हाजिर हैं, आप आगे बढ़िए, आप एक ऐसा इदारा तश्कील दीजिए जो सबका एहतसाब करे, सारे इदारे उसके साथ चलें, हम आपके साथ हैं। ऐसा इदारा जो लोगों की पगड़ियाँ वाकई ना उछाले, जो पार्शियल जस्टिस ना करे, जिसके साथ जुडिशरी भी हो, जिसके साथ अदलिया फौज भी हो। ये है ना, अगर आप इजाजत दें, अगर सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी पे छापा पड़े तो आप कहते हैं पगड़ियां उछाल रहे हो, अगर किसी बाबू को पकड़ लिया जाए सिंध में पगड़ियां उछाल रहे हो, वही काम सिंध में पंजाब में हो तो तब भी पगड़ियां उछाल रहे होते हैं, तब भी मुतनब्बे करते हैं वजीर आजम साहब। द प्रॉब्लम है सर, ये जो आपको पार्शियल जस्टिस लगता है दूसरे को फुल जस्टिस लग रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वजीर आजम साहब को उस वक्त नजर नहीं आया जब वो सिंध में ये कर रहे थे। सर मेरा सवाल आपसे कुछ और है, ये इशू नहीं है, मेरा इशू आपसे क्लैरिटी चाहिए। मैं आपके सवाल पर क्लैरिटी जवाब दे देता हूं। जब वजीर आजम साहब ये बात मेरे लिए कहते हैं, अब फेडरल गवर्नमेंट के लिए कहते हैं, पंजाब के लिए कहते हैं कि जी इदारों को अपने अपने अख्तियार में रहना चाहिए, तो वो सिंध के लिए भी कह देते हैं ना। सो अगर आपने एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव लॉ बनाना है और इसे एक ऐसा इदारा तश्कील देना है जिसके पीछे सारे इदारे खड़े हों और उसको एम्पावर करना सही मानों में, और जिस तरह आपने 18वीं तरमीम के ऊपर इत्तेफाक राय किया, सारी पार्लियामान उसके साथ खड़ी होनी है, तो फिर उसके लिए 2 महीने कोई बड़ा टाइम नहीं है। सर आपको लगता है कि प्ली बार्गेन को सिरे से निकाल देना चाहिए नैब ऑर्डिनेंस में से? मुझे तो विद वेरी ड्यू अपॉलॉजी, मुझे तो नहीं लगता कि हुक्मरान तबका अपने एहतसाब के लिए कोई ऐसा नैब का लाभ बना लेगा जो सबका एहतसाब कर ले, लेकिन तवक्को करनी चाहिए। ये आपने सुहाने दुरुस्त बात की है ना, ये दुरुस्त बात की है। हुक्मरान आपके मतलब की है ना? नहीं मतलब की नहीं है, हकीकत पर मबनी है। दैट्स द पॉइंट सर। इस मुल्क में नहीं कोई कमिटमेंट नहीं है, एक्चुअल कमिटमेंट नहीं है, और जब फौज की तरफ से बयान आता है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, तब शोर मच जाता है। गो कि वो भी अपनी जगह दुरुस्त, उनका काम नहीं है ये कराना, मगर जिसका काम है जब वो करने को ही तैयार ना हो तो क्या कीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि फिर आप उसके बाद आप अदलिया को भी एतमाद में लीजिए, आप फौज को भी एतमाद में लीजिए, और कहिए कि ये वो इदारा है जिसके साथ तमाम इदारे खड़े होते हैं और ये सबका एहतसाब करे अक्रॉस द बोर्ड, तो फिर वो है ना, तो करे, फौज करे सबका एहतसाब ना, फौज नहीं करे, नैब करे, ऐसा मुतहर्रिक इदारा हो कि वो फौजियों का भी करे, जो फौजियों का भी करे, जो अदलिया का भी करे, जो सबका अपना सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का, जुडिशरी का भी अपना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। पाकिस्तान का एक नया लाभ बनना है ना भाई, पहले इदारे मौजूद हैं, इसमें सब आएंगे। मैं कह रहा हूं ऐसा ला आइडियल होना चाहिए। आइडियल तो ये है कि पार्लियामान सारी उस पर मुत्तफिक हो, हाँ। अदलिया को भी कहिए जनाब आप भी इस पे अपनी इनपुट दीजिए, आप भी मुत्तफिक हो, फौज भी मुत्तफिक हो, एक ऐसा इदारा जो all factors, all sectors and all actors, इन सबका एहतसाब करने वाला हो। देखिए मेहर, जिसके पीछे फौज खड़ी हो, जिसके पीछे अदलिया खड़ी हो, पार्लियामान खड़ी हो, सारी जमातें, मीडिया खड़ा हो, वही इदारा सही मानों में एहतसाब कर सकेगा।